दोस्तों, आज हम आपको जिस सच्ची घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं उसे सुन आप काफ़ी ज़्यादा चौंकने वाले हैं कि आखिर एक इंसान भूत को कैसे मार सकता है और उसके लिए उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आपका स्वागत है क्राइम फायर की एक और सच्ची घटना पर आधारित एक नए एपिसोड में। इस घटना को वर्षों पहले अंजाम दिया गया था। इस मामले में अदालती कार्यवाही भी लगभग 62 से 63 साल पहले ही पूरी की जा चुकी है, मगर आज भी इस केस को याद किया जाता है क्योंकि इस मामले में अदालत ने जो फैसला सुनाया था उस फैसला को भारत के ऐतिहासिक अदालती फैसलों में गिना जाता है। यह मामला भूतों की हत्या का था। दुनिया इस केस को स्टेट ऑफ ओडिशा बनाम राम बहादुर थापा केस के नाम से या फिर द मर्डर ऑफ घोस्ट केस के नाम से जानती है। तो आखिर क्या है इस केस की पूरी कहानी, वास्तव में किसकी हत्या की गई थी, इस पूरी कहानी और भूत का क्या रिश्ता है, इस केस में कातिल कौन था, इन सभी चीज़ों को जानने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा चौंकने वाले हैं। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि इस घटना को वर्षों पहले अंजाम दिया गया था, तथ्यों के आधार पर बात करें तो यह घटना 1958 के मई महीने की है और पूरी कहानी उड़ीसा के बालेश्वर जिले के रसगोविंदपुर गांव की है। इसी गांव के आसपास एक पुराना एंड्रोम हुआ करता था। आसान भाषा में एंड्रोम को समझें तो एक छोटा हवाई अड्डा हुआ करता था। किसी जमाने में डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा हवाई अड्डे का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था, मगर एक समय बाद इस हवाई अड्डे को बंद कर दिया जाता है। जब इस हवाई अड्डे को बंद करने का निर्णय लिया गया था तब भी यहाँ काफ़ी बेशकीमती सामान पड़ा हुआ था। बंद करने के ऐलान के बावजूद उन सामानों को वहाँ से हटाया नहीं जाता है। इस कारण समय के साथ वो सभी सामान कबाड़ में बदल जाते हैं। उन स्क्रैप को कोई चोरी न कर ले, इसलिए डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा वहाँ पर 2 चौकीदार को स्क्रैप्स की रक्षा करने के लिए लगा दिया जाता है। वहाँ ड्यूटी करने वाले चौकीदार के नाम थे दिवाकर और गोविंद। 1958 के आसपास डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ मौजूद स्क्रैप को बेचने के लिए फैसला लिया जाता है। इस बात की जानकारी कोलकाता में चटर्जी ब्रदर नाम की कंपनी चलाने वाले जगत बंधु चटर्जी को भी मिलती है। इसके बाद जगत बंधु चटर्जी उस हवाई अड्डे पर मौजूद स्क्रैप को खरीदने की नीयत से 1958 के अप्रैल महीने में कोलकाता से चलकर रसगोविंदपुर गाँव आ जाते हैं। उनके साथ उनका घरेलू नौकर राम बहादुर थापा भी आता है। राम बहादुर थापा नाम याद रखिएगा। राम बहादुर थापा नेपाल का रहने वाला था, मगर पिछले काफ़ी समय से जगत बंधु के घरेलू नौकर के तौर पर ही काम कर रहा था। उड़ीसा के रसगोविंदपुर गांव पहुंचकर इन लोगों को पता चला कि स्क्रैप खरीदने की प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगने वाला है और इसलिए इन दोनों को कुछ दिनों तक गाँव में ही रुकना पड़ सकता है। इसलिए यह दोनों गाँव के कृष्णचंद्र पात्रो नाम के व्यक्ति के घर पर बतौर किराएदार रुकने का फैसला करते हैं। कृष्णचंद्र पात्रो इस बंद पड़े हवाई अड्डे के आगे कुछ दूरी पर अपनी एक चाय की स्टॉल भी चलाता था। यह दोनों पात्रों के यहाँ ही आराम से बतौर किराएदार रहने लगते हैं और स्क्रैप खरीद की प्रक्रिया में भी लगे रहते हैं। जिस इलाके में बंद पड़ा हवाई अड्डा था उसी हवाई अड्डे के आसपास के गाँव में बड़ी संख्या में संथाल और माझी जनजाति के लोग रहते थे। इस इलाके में एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ने वाले ज़्यादातर रास्ते उसी बंद पड़े हवाई अड्डे से होकर गुजरते थे। दिन के समय तो इस रास्ते में लोग बड़े आराम से आया जाया करते थे, मगर रात होते ही ये इलाका पूरी तरीके से वीरान हो जाता था। दरअसल पूरे इलाके में ऐसी चर्चा थी कि बंद पड़े हवाई अड्डे में रात में भूतों का कब्जा हो जाता है। यही वजह थी कि कोई भी व्यक्ति रात में हवाई अड्डे के आसपास से नहीं गुजरता था। यहाँ तक कि अगर हवाई अड्डे के उस पार से आए किसी व्यक्ति को घर वापस जाने में रात हो जाती थी तो वह घर जाने के बजाय हवाई अड्डे के इसी पार किसी गाँव में रुकना ज़्यादा पसंद करता था। भूतों का खौफ इतना ज़्यादा था। हमने आपको इस इलाके की भूतों की कहानी डराने के लिए नहीं बल्कि इसलिए बताई है कि आपको आगे की कहानी आसानी से समझ आ सके। तारीख थी 20 मई 1958, रात के 9 बज रहे थे। जगत बंधु चटर्जी और उनका नौकर राम बहादुर थापा इस समय अपने मकान मालिक कृष्णचंद्र पात्रो के चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर चंद्र माझी नाम का एक व्यक्ति आता है। चंद्र माझी पास के ही तिलकुंडी गाँव का रहने वाला था। तिलकुंडी गांव हवाई अड्डे के उस पार था। रात के 9 बज चुके थे और तिलकुंडी गांव जाने का रास्ता एयरपोर्ट से होकर जाता था। इसलिए चंद्र माझी भूतों के डर से अपने गांव जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है और कृष्णचंद्र पात्रों की चाय की दुकान पर आकर कहता है कि मुझे रात में यही रहने दो। मैं इतनी रात में अपने घर नहीं जाना चाहता क्योंकि रास्ते में वही भूतिया हवाई अड्डा पड़ता है। जगत बंधु चटर्जी और उनका नौकर राम बहादुर थापा इस इलाके के भूतों के बारे में थोड़ा बहुत सुन चुके थे। इसलिए जैसे वो व्यक्ति भूत के डर से अपने गांव जाने के बजाय उसी टी स्टॉल पर रुकने की बात करता है, चटर्जी उससे कहते हैं कि अगर वास्तव में वहां भूत रहता है तो चलो आज मैं भी उस भूत को देख लेता हूँ।
इतना ही नहीं, ये दोनों कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आएंगे, इसी बहाने हम भूत भी देख लेंगे। पहले तो माझी इन दोनों के साथ गांव जाने से इनकार करने लगता है, मगर थोड़ी देर बाद कहता है कि अगर कृष्णचंद्र पात्रो तैयार हो जाएंगे तब हम साथ में चल सकते हैं। इसके बाद जगत बंधु चटर्जी और उनका नौकर राम बहादुर थापा अब टी स्टॉल के मालिक कृष्णचंद्र पात्रो को अपने साथ चलने और भूतों को दिखाने के लिए जिद करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पात्रो भी इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फाइनली ये चारों एक साथ तीन गुंडली गांव के लिए निकल जाते हैं। रात में ये लोग निकल जरूर गए थे, मगर इन लोगों ने सेल्फ डिफेंस के लिए कोई हथियार वगैरह नहीं लिए थे। हाँ, नौकर राम बहादुर थापा के पास एक खोखरी जरूर थी। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि खोखरी एक पारंपरिक नेपाली हथियार है जो अक्सर नेपाली मुल्क के लोग अपने पास सुरक्षा के लिए रखते हैं। आसान शब्दों में समझें तो खोखरी एक छोटी सी चाकू को कहते हैं। एक खोखरी के अलावा थापा के पास एक छोटा सा टॉर्च भी था। यह चारों कुछ देर पैदल यात्रा करने के बाद फाइनली तिलकुंडी गाँव पहुँच जाते हैं और चंद्र माझी को सही सलामत उसके घर पहुँचा देते हैं। जाते समय इन लोगों को रास्ते में या फिर हवाई अड्डे के आसपास के रास्ते में कहीं भी भूत नहीं दिखाई देता है, इसलिए इन लोगों को लगने लगता है कि उनकी भूत देखने की हसरत अधूरी ही रह जाएगी। मगर जब ये लोग तिनकुंडली गांव से वापस आने लगते हैं तभी कुछ ही दूरी पर इन्हें इस बार एयरपोर्ट पर कुछ हलचल दिखाई देने लगती है। यह लोग कहते हैं कि कुछ मध्यम रोशनी इधर उधर हिल डुल रही है, साथ ही कुछ साया भी जो इधर उधर हो रहा है। उस समय सन्नाटे में रात में काफ़ी तेज हवा चल रही थी। यह नज़ारा देखकर सभी समझ जाते हैं कि हो न हो भूतों की टोली ही है जो सन्नाटे में रात में डांस कर रही है। फाइनली इन लोगों को लगता है कि आखिरकार इन्होंने भूत देख ही लिया है। भूतों को करीब से देखने की एक्साइटमेंट में नौकर राम बहादुर थापा की चाल काफ़ी तेज हो जाती है और ये तेज़ी से भूतों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यह इतना तेज भागता है कि चटर्जी और पात्रो काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट जाते हैं। तेजी से भागते हुए राम बहादुर थापा उस रोशनी के सहायक तक पहुंचता है और अचानक से अपनी खुखरी निकालकर पागलों की तरह हवा में चलाने लगता है। दरअसल थापा अपने पास मौजूद चाकू से भूतों पर हमला कर रहा था। राम बहादुर थापा अपने होश हवास इस हद तक खो देता है कि उसे अपने साथ चल रहे बाकी के दो साथियों की भी कोई खबर नहीं रहती है और वह बस पागलों की तरह चाकू चलाना जारी रखता है। अब पीछे पीछे भागता हुआ वहाँ पर कृष्णचंद्र पात्रो भी पहुँच जाता है। जब कृष्णचंद्र पात्रो वहां पहुंचता है तो राम बहादुर थापा को इस बात का एहसास नहीं हो पाता है और वह पागलों की तरह चाकू चलाते हुए पात्रो पर भी एक दो वार कर देता है। चाकू के घाव की वजह से कृष्णचंद्र पात्रो अचानक चिल्लाते हैं, नेपाली ने मुझे मार दिया। पात्रो के चिल्लाने के बावजूद कुछ देर तक राम बहादुर थापा अपने पागलपन में खोया ही रहता है। अब तक भागते हुए वहां पर चटर्जी भी पास आ जाते हैं। जगत बंधु चटर्जी थोड़ी ही दूर पर खड़े होते हैं तो वहां पर उन्हें पात्रों के अलावा कई महिलाओं के चिल्लाने की आवाज़ें आती है। अब ये दूर से ही राम बहादुर थापा पर चिल्लाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। चटर्जी की आवाज़ सुनकर फाइनली राम बहादुर थापा रुकता है और उसे पात्रों के अलावा कई महिलाएं की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब यह हड़बड़ाहट में अपने आसपास मौजूद टार्च जलाकर देखने लगता है। अब जो नज़ारा देखने को मिलता है उसे देखते ही वहां पर मौजूद सभी लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। एक तरफ कृष्णचंद्र पात्रो पड़ा हुआ था और खून से लथपथ जोर से चिल्लाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ 3 महिलाएं थी जिनमें से एक महिला खामोश हो चुकी थी जबकि 2 महिलाएं दर्द से बेतहासा चिल्ला रही थी। यह नज़र देखकर वह लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। उन्हें लगता है कि अभी तो हमने भूतों पर हमला किया था, फिर ये महिलाएं यहाँ कैसे आ गई। थोड़ी ही देर की बातचीत में साफ हो जाता है कि वो महिलाएं कोई भूत नहीं हैं बल्कि पास के ही गांव की माझी समुदाय की महिलाएं हैं। मतलब राम बहादुर थापा ने जिन पर भूत समझकर हमला किया था वास्तव में वो इंसान थे। यह महिलाएं रात में वहां पर महुआ का फूल चुनने आई थी। जो लोग गांव में कभी रहे होंगे वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब हवा चलती है तो महुआ के पेड़ से उसका फूल गिरता है और गाँव के लोग उसे जमा करके सुखाकर कई तरह के खाने पीने की चीज़ें और दवाइयाँ बनाते हैं। वह महिलाएं भी वहां पुराने ज़माने के लालटेन की रोशनी में वही महुआ का फूल चुनने आई थी, मगर गलती से राम बहादुर थापा ने इन महिलाओं को भूत समझ लिया और फिर उन पर हमला कर दिया। राम बहादुर थापा के इस हमले में गेली माझी नाम की एक महिला की मौत हो जाती है जबकि 2 महिला बुरी तरीके से घायल हो जाती है। जब राम बहादुर थापा पागलों की तरह अपनी खुखरी चला रहा था तो उसमें कृष्णचंद्र पात्रो भी घायल हुए थे। अगली सुबह पास के पुलिस स्टेशन में इस बात की जानकारी दी जाती है और पुलिस द्वारा राम बहादुर थापा के खिलाफ एक महिला की हत्या और 3 लोगों पर जानलेवा हमला करने के लिए सेक्शन 302 के अलावा सेक्शन 306 और सेक्शन 304 के अंतर्गत मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है।
मामला हत्या का था। इस बात की पूरी संभावना थी कि राम बहादुर थापा को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती थी, मगर जब इस मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में होती है तो कुछ हैरान कर देने वाले फैसला देखने को मिलते हैं। राम बहादुर थापा के वकील की ओर से कोर्ट में दलील दी जाती है कि राम बहादुर थापा ने अनजाने में उन महिलाओं को भूत समझकर उन पर हमला कर दिया। कहीं से भी राम बहादुर थापा का उद्देश्य महिलाओं पर हमला करना नहीं था, बल्कि गलती से महिलाओं पर हमला हुआ है और इसमें एक महिला की जान चली गई है, इसलिए राम बहादुर थापा को माफ कर दिया जाए। जबकि दूसरे पक्ष की ओर से दलील दी जाती है कि ये सच है कि राम बहादुर थापा ने अनजाने में एक हत्या को अंजाम दिया है, मगर जो लापरवाही उसने दिखाई उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। मामला बेहद पेचीदा था, इसलिए लंबे समय तक इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चलती रहती है और फाइनली 1964 में सेशन कोर्ट द्वारा राम बहादुर थापा को बिना कोई सजा दिए बरी कर दिया जाता है। कोर्ट ने आईपीसी के क्षेत्र 79 का हवाला देते हुए राम बहादुर थापा को रिलीज किया था। अब यह धारा 79 क्या है, चलिए ये समझ लेते हैं। दरअसल आर्टिकल 79 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति वास्तविक तथ्यों की जानकारी के बिना किसी अपराध को अंजाम देता है तो अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति को माफ़ किया जा सकता है। कोर्ट पूरी तरह दलील और गवाही सुनने के बाद तय करता है कि राम बहादुर थापा को कहीं से भी इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो असल में इंसानों पर हमला कर रहे हैं। मतलब राम बहादुर थापा को वास्तविक तथ्यों का अंदाज़ा नहीं हो पाया और उसने अनजाने में इस अपराध को अंजाम दे दिया। इसलिए कोर्ट द्वारा राम बहादुर थापा की हरकतों को मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स का करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इस फैसला के बाद राम बहादुर थापा तो जेल से छूट जाता है, मगर तत्कालीन उड़ीसा सरकार द्वारा सेशन कोर्ट के फैसला के खिलाफ उड़ीसा हाई कोर्ट में अपील की जाती है। लंबे समय तक उड़ीसा हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होती है। पूरी सुनवाई के बाद उड़ीसा हाई कोर्ट भी राम बहादुर थापा की हरकतों को मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स का करार देते हुए निचली अदालत द्वारा आईपीसी 79 के तहत सुनाए गए फैसला को सही करार देते हुए राम बहादुर थापा को बरी कर देती है। कोर्ट द्वारा इस सुनवाई के दौरान 1952 के केस का जिक्र किया जाता है। 1952 के जिस केस का जिक्र कोर्ट द्वारा किया गया था वो पूरा मामला ये था कि चिरंजी नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ आयुर्वेद से जुड़ी कुछ फूल पत्ती की खोज में पहाड़ पर चला जाता है। अब ये लोग पत्तियां खोज ही रहे थे कि अचानक से पहाड़ की ऊंचाई पर चिरंजी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही चिरंजी का सर एक पत्थर से टकराता है। सर के पत्थर के टकराने की वजह से अचानक से चिरंजी के पहचानने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो भ्रमित होने लगता है। इस कारण जब थोड़ी देर बाद उसका अपना ही बेटा मदद के लिए आता है तो अपने बेटे को बाघ समझ लेता है। उन्हें लगता है कि बाघ ने उन पर हमला कर दिया है, इसलिए वो बाघ से बचने के लिए पलटवार करते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि उनका बेटा वहीं मर जाता है। यह मामला भी कोर्ट जाता है। चिरंजी पर अपने बेटे की हत्या का मामला चलता है, मगर फाइनली कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि सर में चोट लगने की वजह से चिरंजी के सामने भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। इस कारण वह अपने सगे बेटे को बाघ समझ बैठे और इसलिए जब बेटे ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो चिरंजी को लगा कि बाघ ने उस पर हमला किया है, इसलिए उन्होंने भी जवाब में हमला कर दिया। इस कारण बेटे की मौत हो गई और इस तरह कोर्ट ने चिरंजी को भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स का बेनिफिट देते हुए बरी कर दिया था। कोर्ट की सुनवाई में एक और महत्वपूर्ण पहलू आता है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। न्याय के सिद्धांत के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को सही तथ्यों की जानकारी नहीं है तो उसे गुनाह को माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कानून की जानकारी नहीं है तो उसे माफ नहीं किया जा सकता है। राम बहादुर थापा के मामले में साबित होता है कि उसे कानून की तो जानकारी थी, मगर उसे फैक्ट्स यानी तथ्यों का अंदाज़ा नहीं हो पाया था। इसके अलावा कहानी से यह साबित नहीं होता है कि राम बहादुर थापा ने इस हत्या को पहले से ही प्लान किया था। इसके अलावा राम बहादुर थापा की एक और छोटी सी हरकत भी उसके फेवर में जाती है। अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि जब ये लोग चंद्र माझी को उसके गाँव छोड़ने जा रहे थे तो थापा के पास खुखरी के अलावा एक टॉर्च भी था। हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान दोनों गवाह बयान देते हैं कि जैसे ही इन तीनों को लगता है कि वहाँ भूत है, थापा उसी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, यहाँ तक कि वो एक बार टॉर्च जलाकर उसे और देखने की कोशिश भी नहीं करता है। इसी बयान पर गौर करते हुए हाई कोर्ट द्वारा टिप्पणी दी जाती है कि जैसे ही राम बहादुर थापा ने भूत शब्द सुना उसके दिमाग में दूसरा कोई आशंका आया ही नहीं। अगर उसके मन में भूत के अलावा किसी और चीज़ के होने का थोड़ा सा भी गुमान होता तो वो जरूर उस ओर टॉर्च जलाकर देखता, मगर थापा द्वारा टॉर्च जलाकर उस ओर न देखना इस बात की दलील है कि उसके दिमाग में उस समय सिर्फ एक ही विचार चल रहा था कि सामने जो कुछ दिख रहा है वही भूत है। इस तरह इन सभी तथ्यों के आधार पर राम बहादुर थापा को हाई कोर्ट से भी राहत मिलती है और यह हत्या करने के बावजूद बिना किसी सजा के वह बरी हो जाता है। एक सवाल शायद आपके मन में आ रहा होगा कि जगत बंधु चटर्जी ने हवाई अड्डे पर मौजूद वह स्क्रैप खरीदा या नहीं।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पब्लिकली इस बारे में कोई बड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अगर अनचाहे हत्याकांड के बारे में सभी कानूनी लड़ाई में सभी लोग उलझे हुए हैं तो शायद इस चीज़ पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो इस तरह से राम बहादुर थापा, जो कि 3 लोगों पर जानलेवा हमला करने के बावजूद और एक महिला की हत्या कर देने के बावजूद बाइज्जत बरी हो जाता है। इस सच्ची घटना के ऊपर में अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ये कमेंट करके बताना ना भूलें कि कोर्ट का जो फैसला था वो सही था या नहीं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सच्ची घटना पर आधारित कहानियाँ हम हर दूसरे दिन लेकर आते रहते हैं।